वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथि सिस्टम, है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम मानव के शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली मैंने कुछ ग्रंथियां पहले पढ़ा दी हैं जो कि उसी टॉपिक में पढ़ाना जरूरी था। यहाँ केवल आपको उसका सिनॉप्सिस बना लेना है, केवल उसके पॉइंट लिख लेना है ना, ताकि आपको एक पूरा फ्लो चार्ट समझ में आए कि किस तरीके से हमारे शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, कहाँ स्थित हैं और वो किसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, सामान्य तौर पर हमारे शरीर में ग्रंथियां तीन प्रकार की होती हैं। सामान्य तौर पर तीन प्रकार की ग्रंथि होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड, बाह्यस्रावी ग्रंथि मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड, और मिश्रित ग्रंथि जिन्हें मिक्स ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः जितनी भी ग्रंथियां हैं वो हमें आज के लेक्चर में अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ना है ना। एक दो मैं आपको ऐसे बता दूंगा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और मिक्स ग्लैंड में केवल एक आती है अग्नाशय या पेनक्रियास ग्रंथि, जिसे हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है एक्सोक्राइन एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इसमें से आप इसको दो भागों में बांटेंगे, इसको आप तीन भागों में बांट लें। पहला भाग लिखें अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन, दूसरा लिखें बाह्यस्रावी ग्रंथि तो बाह्यस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन, और तीसरा लिखें मिक्स ग्रंथि या मिश्रित ग्रंथि या मिक्स ग्लैंड। ठीक है, तीन टाइप लिखें। तीन टाइप में आपको ग्रंथियों के नाम लिखने हैं। कौन कौन से लिखेंगे तो मैं आपको दो बता देता हूं। ठीक है, दो बता देता हूं, और दोनों हम पहले पढ़ चुके हैं। मिक्स ग्लैंड के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। मिक्स ग्लैंड में आप लिख लेंगे नीचे उदाहरण अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियास ग्लैंड। और जो एक्सोक्राइन ग्रंथि हैं उसमें आप लिख लेंगे लीवर। उसमें आप क्या लिख लेंगे? लीवर हो गया आपका। लीवर के अलावा आपकी लार ग्रंथि हो गई। ठीक है, लीवर ग्रंथि हो गई, यकृत ग्रंथि हो गई, लार ग्रंथि हो गई। लार ग्रंथि के बाद ऑयल ग्रंथि हो गई, जिससे आपका पसीना निकलता है, ऑयल निकलता है। स्वेट ग्लैंड हो गई, श्वेत ग्रंथियां जिससे पसीना निकलता है। ऑयल ग्रंथि, ऑयल ग्लैंड जिससे आपका शरीर से ऑयल निकलता है। ठीक है ना, जैसे चेहरे पे आपने देखा होगा कई बार, है ना, ऑयल आ जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑयल ना आए इसलिए बहुत सारे कॉस्मेटिक लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं। ठीक है, और इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि त्वचा के नीचे आपके अंदर क्या है? ऑयली ग्लैंड है, और वो लगातार ऑयल को रिलीज करती है ना। और आप क्या करते हैं? आप कॉस्मेटिक लगाते हैं चेहरे पे, शरीर पे, तो फिर वो ऑयल नहीं निकल पाता और ग्रंथि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर वो पिंपल के रूप में आपके शरीर में बाहर आ जाता है ना। तो इस चीज को याद रखिए कि पिंपल क्यों होते हैं। पिंपल इसलिए होते हैं, फुंसी वगैरह की आप उन पर जबरदस्ती बहुत सारे कॉस्मेटिक यूज करते हैं। चेहरे पे आपने कॉस्मेटिक लगा लिया जिससे पसीना बाहर ना निकले, ऑयल बाहर ना निकले, तो फिर वो ग्रंथियां अवरुद्ध हो जाती हैं और ग्रंथियों का सही से कार्य नहीं हो पाता। आपकी बॉडी में जो पोर हैं वो सही से अपना जो अवशिष्ट है उसको रिलीज नहीं कर पाते, और वो फुंसी के रूप में आपके चेहरे पे आ जाता है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का कॉस्मेटिक का यूज करना, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी ग्रंथियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो श्वेत ग्रंथि हो गई, तेल ग्रंथि हो गई, लार ग्रंथि हो गई, लीवर ग्रंथि हो गई, और अग्नाशय ग्रंथि हो गई। ये सभी बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं, और अग्नाशय ग्रंथि बाह्यस्रावी के साथ साथ अंतःस्रावी भी है, इसलिए मिक्स ग्रंथि में आएगा। ठीक है, अब आज के सेशन में बची ग्रंथियां हैं आपकी कितनी? जितनी भी बची हैं वो सारी हैं आपकी अंतःस्रावी। तो आज के सेशन में हम अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ने वाले हैं। मिक्स ग्रंथि में पढ़ा चुका हूं। एक्सोक्राइन मतलब बाह्यस्रावी में पढ़ा चुका हूं। बाह्यस्रावी में लीवर पढ़ लिया हमने, पेनक्रियास पढ़ लिया, लार ग्रंथि पढ़ ली। ठीक है, ऑयल ग्रंथि और स्वेट ग्लैंड या पसीने वाली ग्रंथि से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं। ठीक है, तो ये 5 ग्रंथि हो गई। चलो ठीक है, इसमें एक चीज और, इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या है? बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी अंतर क्या है? अंतर ये है कि वे ग्रंथि, है ना, लिख लेना ये दो चीजें नीचे, जिससे आपको आइडेंटिफाई हो सके कि बाह्यस्रावी कौन सी है और अंतःस्रावी कौन सी है। बाह्यस्रावी में क्या होता है कि जितनी भी बाह्यस्रावी ग्रंथि हैं वो एंजाइम छोड़ती हैं। वो क्या छोड़ती हैं? एंजाइम छोड़ती हैं, और इनमें जो एंजाइम है वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं इनसे एंजाइम नहीं बल्कि इनसे हार्मोन छोड़ा जाता है।
इनसे क्या छोड़ा जाता है, हार्मोन छोड़ा जाता है। और हार्मोन को शरीर में नहीं छोड़ा जाता बल्कि ब्लड में मिला दिया जाता है, ब्लड में मिला दिया जाता है। बस एक बेसिक अंतर है कि इसमें एंजाइम है, इसमें हार्मोन है। एंजाइम शरीर में कहीं भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन हार्मोन आपका हमेशा ब्लड में मिलेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना, यही बेसिक अंतर है। और मिश्रित ग्रंथि में जिससे एंजाइम भी निकलेगा और हार्मोन भी निकलेगा, वो ग्रंथि क्या कहलाएगी, आपकी मिश्रित ग्रंथि कहलाएगी, जैसा कि अग्नाशय करता है। ठीक है, एक चीज और याद रखना कि अंतःस्त्रावी ग्रंथि के जनक हम किसे कहते हैं, या ग्रंथियों का जनक हम किसे मानते हैं। तो इसको नोट करके लिखें, ग्रंथियों का जनक या अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का जनक एडिसन साहब को माना जाता है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एडिसन। ये वो एडिसन नहीं है जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। ये दूसरे एडिसन है। इन्होंने एक रोग बताया था कुछ ग्रंथियों में, जिसे एडिसन रोग कहा जाता है। उसी कारण उनके नाम पर इन्हें ग्रंथियों का जनक माना जाता है। और ग्रंथियों में भी किस ग्रंथि का, तो अंतःस्त्रावी, है ना। बाह्यस्त्रावी के बारे में ज्यादा कुछ डाटा नहीं है, लेकिन मिक्स ग्रंथि पे कभी कभी आ जाता है कि मिश्रित ग्रंथि को किसने बताया। तो मिश्रित ग्रंथि को लिख लो, दूसरा पॉइंट। मिश्रित ग्रंथि को सबसे पहले स्टर्लिंग द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा बताया गया था, स्टर्लिंग द्वारा बताया गया था। मिश्रित ग्रंथि भी हमारे शरीर में होती हैं, और मिश्रित ग्रंथि शब्द भी उन्हीं ने दिया था, और इसके साथ साथ हार्मोन शब्द भी दिया था। ठीक है, हार्मोन शब्द भी सबसे पहले स्टर्लिंग के द्वारा दिया गया था। तो बस दो नाम याद रखने हैं, स्टर्लिंग और एडिशन। एडिशन जनक है और स्टर्लिंग ने शब्द दिया, कौन सा, मिक्स। ठीक है, हार्मोन शब्द के बारे में भी इन्होंने बताया। ठीक है, अब स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इसको भी लिखो। अंतःस्त्रावी ग्रंथि के अध्ययन को कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहा जाता है, एंडोक्राइनोलॉजी। यहां लिख देता हूं मैं, एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइन में आपको लॉजी लगा देना है। ठीक है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी। बाह्यस्त्रावी ग्रंथियों का अध्ययन एक्सोक्राइनोलॉजी। बाह्यस्त्रावी ग्रंथियों का अध्ययन एक्सोक्राइनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो नाम से स्पष्ट है, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, कहते हैं ना एग्जिट। ठीक, अब हम देखो, मिश्रित ग्रंथि में मैं चर्चा नहीं करूंगा, मिश्रित ग्रंथि में अग्नाशय आपको पढ़ा चुका हूं। बाह्यस्त्रावी ग्रंथि पे भी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बाह्यस्त्रावी में हम लार ग्रंथि, लीवर ग्रंथि, है ना, ये सब पढ़ चुके हैं। हमें यहाँ केवल अंतःस्त्रावी ग्रंथियों पर चर्चा करनी है। ठीक है, केवल और केवल अंतःस्त्रावी ग्रंथियों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम मैं बता देता हूं आपको, हम यहाँ पर 6 ग्रंथियों पर चर्चा करने वाले हैं। 6 ग्रंथियों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा आपके लिए कि आपको ये याद रखना है कि कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन छोड़ती है। याद रखना, अंतःस्त्रावी पढ़ रहे हैं, इसलिए केवल और केवल हार्मोन आएगा। ठीक है, केवल और केवल हार्मोन आएगा, केवल और केवल हार्मोन आएगा, क्योंकि अंतःस्त्रावी ग्रंथि से एंजाइम नहीं निकलेगा। इस चीज को याद रखना। एक नंबर में यही पूछ लेता है कि अंतःस्त्रावी से क्या निकलता है, बाह्यस्त्रावी से क्या नहीं निकलता। हार्मोन एंजाइम ऑप्शन में वहां रहता है और आप फंस जाते हैं। आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि हार्मोन और एंजाइम ये है क्या, आखिर ये है क्या, निकलता इससे है, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन है क्या। अब मैं आपसे वही पूछूंगा कि आपके शरीर में, माउथ में लार निकलती है, तो लार क्या है, लार क्या है बताइए अब मुझे। कुछ नहीं है, लार में क्या है, पानी है, वाटर है, मैंने आपको बताया था। और वाटर के साथ साथ कुछ उसमें खनिज लवण है, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है ना, लाइसोजाइम है, एंजाइम है ना, आपके टाइलिन है, ऐसे बहुत सारे एंजाइम मिले होते हैं। तो वैसे ये हार्मोन और एंजाइम है। ठीक है, तो जितने भी एंजाइम हैं ये सभी प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, एक कथन को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। बात समझ में आई, लिख लो इसको डबल कोटेशन मार्क में। कई बार पूछा जाता है कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, इसका मतलब यह है कि जितने भी संसार में एंजाइम बनेंगे वो प्रोटीन से बनेंगे, क्योंकि शरीर का ऐसा कोई भाग नहीं है जो प्रोटीन से ना बना हो। तो एंजाइम अलग से कहां से आएगा। आपके बाल हों, आपकी त्वचा हो, आपकी आंखें हों, आपकी लार हो, आपका हार्मोन हो, आपका एंजाइम हो, आपका लीवर हो, आपके पैर हो, आपकी मसल्स हो, सब प्रोटीन से बनता है। इस चीज को आपको याद रखना। इसलिए हम प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन एक्स लेते हैं, प्रोटीन का पाउडर पीते हैं, जिम वाला भी कहता है।
ठीक है। तो सब चीजें प्रोटीन से बनती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो प्रोटीन है वो एंजाइम भी हो। ठीक है। तो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। इस चीज को आपको याद रखना है। और हार्मोन भी प्रोटीन से ही बनता है, बस अंतर ये है कि हार्मोन ब्लड में मिला दिया जाता है और एंजाइम कहीं भी छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ हम अंतःस्रावी की बात करेंगे तो केवल और केवल हार्मोन आया था, और हार्मोन शब्द स्टर्लिंग के द्वारा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप हेडिंग डाल लीजिए अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, इतने पॉइंट आपने लिख लिए होंगे। अब हेडिंग डालिए अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड हेडिंग डाल लिया आपने। अब लिखें आप फर्स्ट नंबर वन ग्रंथि का नाम लिखेंगे। फिर उस ग्रंथि के जितने फैक्ट होंगे, है ना, इस तरीके से आप हेडिंग दे दीजिए ग्रंथियों को, इस तरीके से। ठीक है, ऐसा चलेगा 1 2 3, है ना। और इसके अंदर हम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके पॉइंट लिखते जाएंगे। ठीक है, इन पॉइंट में सबसे अहम चीज है कि आपको हार्मोन याद रखना है और वो हार्मोन क्या करता है। उसके अलावा हम कुछ विशेषताएं भी देख लेंगे। तो सबसे पहली ग्रंथि है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रैकेट में लिखेंगे मास्टर ग्रंथि, ब्रैकेट में लिखेंगे मास्टर ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, तो ब्रैकेट में ये दोनों नाम लिख लें, पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि। कुछ याद आया कल की क्लास से, है ना। कल हमने पढ़ा था ब्रेन, तो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्रंथि थी, लेकिन इसका हमने कोई डिटेल नहीं पढ़ा था क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, ज्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। इसके काम इतने बड़े हैं कि अगर आपके शरीर में ये काम करना बंद कर देगी तो आपका शरीर का कोई भी हिस्सा काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो सारे शरीर को कंट्रोल करने का काम और सभी ग्रंथियों को भी कंट्रोल करने का काम यही करती है। इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर लगा है ना, तो इसका मतलब ये मास्टर है, हर एक चीज के लिए सहायक है। ठीक है, तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मैंने एक चीज आपसे पूछी थी कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, तो आपने बताया था लीवर। फिर मैंने आपसे छोटा पूछा था कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी, तब आपने बताई थी कौन सी, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड छोटी है कि बड़ी है, इस पर थोड़ा सा विवाद है। ठीक है, कैसे है अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी छोटी अगर आपसे पूछे तब आप पीयूष ग्रंथि लगाएंगे। ठीक है, पीयूष ग्रंथि लगाएंगे, क्योंकि थायराइड ग्रंथि से भी छोटी कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि होती है। क्यों होती है मैं ये आपको बताऊंगा। क्योंकि जो थायराइड ग्रंथि है वो 3 से 7 सेंटीमीटर बड़ी होती है और ये 1 सेंटीमीटर बड़ी होती है, एक 1.3 सेंटीमीटर बड़ी होती है, मतलब ये सबसे छोटी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है, और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है। ये आपको बिल्कुल फिक्स याद रखना है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। कितनी छोटी, 1.3 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। 1 सेंटीमीटर आप जानते हैं इतना होता है, तो ये बहुत छोटी, इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी, है ना। वजन कितना है इसका, 0.5 ग्राम। सोचिए आप, 1 ग्राम कितना कम रहता है, 1 ग्राम कितना, 10 ग्राम सोना कितना कम रहता है, उसके बाद 1 ग्राम, उस 1 ग्राम का भी आधा, मतलब 0.5 ग्राम इसका वेट होता है, वजन होता है। तो काफी हल्की है, लेकिन काम बहुत करती है। अब आपके दिमाग में हमारा शरीर है कहाँ, तो ये ब्रेन में है। ये कहाँ पर होती है, ब्रेन में होती है। ब्रेन में कहाँ होती है, तो ब्रेन में हमने कल एक पार्ट पढ़ा था जिसका नाम था डायनसेफेलॉन। क्या नाम था, डायनसेफेलॉन। तो डायनसेफेलॉन के पास एक छोटी सी जगह थी, हाइपोथैलेमस। तो डायनसेफेलॉन और हाइपोथैलेमस के आसपास कनेक्ट रहती है, हाइपोथैलेमस और डायनसेफेलॉन के आसपास ये कनेक्ट रहती है। और बारीकी से पूछे तो स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड, स्फेनॉइड हड्डी होती है एक छोटी सी, उसी के पास एक टर्सिका होती है, गुहा होती है टर्सिका स्फेनॉइड बोन के पास, तो स्फेनॉइड बोन से ये कनेक्ट होती है। ठीक है, डायनसेफेलॉन हाइपोथैलेमस या स्फेनॉइड बोन में कनेक्ट होती है, मतलब ब्रेन में ही रहती है। अब इसके हम एक एक करके हार्मोन देखेंगे, इसके एक एक करके हार्मोन देखेंगे। तो आप 1 2 3 करके हार्मोन लिखते जाइए और उनके सामने डैश करके उनका कार्य लिखते जाइए, है ना। तो मैं बोलता जाऊंगा, आपको लिखता जाना है। सबसे पहले पहला हार्मोन है FSH, कैपिटल में लिखेंगे FSH। पहला हार्मोन कौन सा है, FSH। ब्रैकेट में इसका फुल फॉर्म लिखें, क्योंकि देखो मुझे तो याद है तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है। ठीक है, मैं क्या यहाँ से केवल बोल दूंगा। आप एक काम करें, आप इंग्लिश और हिंदी में मत जाएं, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में इनके नाम सेम होते हैं। तो आप चाहे तो हिंदी में लिख लें, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप हिंदी में लिख लेंगे ब्रैकेट में इसका फुल फॉर्म, क्योंकि आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है ना। और फिर डैश करके उसका कार्य लिख लेंगे, है ना। कार्य
इंपॉर्टेंट क्योंकि एक हार्मोन के बहुत सारे काम होते हैं। तो पहला हार्मोन है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल, FOLLICLE, फॉलिकल, हिंदी में भी लिख लो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, करता क्या है? ओवम का निर्माण करता है, एग का निर्माण करता है, अंडाणु और एग का निर्माण करता है, स्पर्म का निर्माण करता है और एंड्रोजन हार्मोन को कंट्रोल करता है। ठीक है ना? ओवम, एग, स्पर्म और एंड्रोजन हार्मोन को कंट्रोल करने में सहायक है ना, इन सभी को कंट्रोल करता है। ठीक है, दूसरा हार्मोन है LH। LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, एस का सब में हार्मोन ही रहेगा, इसका मतलब ये हार्मोन क्या करता है? ओवम की प्राप्ति में सहायक होता है। ओवम की प्राप्ति, ओवम मतलब अंडा, अंडाणु की प्राप्ति में सहायक होता है और जनन अंगों का विकास करता है ना। ओवम के निर्माण में सहायक, ओवम समझ रहे हो ना, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है तो उसमें से ओवम निकलता है ना, हर मंथ। तो उस ओवम को निर्माण करने में सहायक होता है। और LH जो है, ये LH 14वें दिन रिलीज होता है ना, 14वें दिन ये रिलीज होता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। इसको याद रखना, अंडरलाइन कर लेना, 14वें दिन। तीसरा हार्मोन है ACTH। ACTH का मतलब होता है एड्रीनो कार्टियोट्रोफिक हार्मोन। एड्रीनो लिखें, एड्रीनो कार्टियोट्रोफिक हार्मोन, ट्रैफिक नहीं, ट्रोफिक हार्मोन करता क्या है? एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। देखो, समझने की कोशिश करो, ये ग्रंथि अपने आप में काम तो करती है, लेकिन ये ग्रंथि दूसरी ग्रंथियों को भी कंट्रोल करती है। अब देखो, यहां ग्रंथि फिर से आ गया, एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड आपको पता है किडनी के ऊपर पाई जाती है ना, तो एड्रिनल ग्लैंड भी अपना काम करती है। यहां लिखा है एड्रिनल ग्रंथि, तो एड्रिनल ग्रंथि को भी ये कंट्रोल करने का काम करती है। लीवर के ऊपर जो ग्रंथि है उसको एड्रिनल, अभी हम पढ़ेंगे, एड्रिनल को भी हम पूरा पढ़ेंगे। तो एड्रिनल को भी कंट्रोल करने का काम एक ग्रंथि करती है। और कौन सा हार्मोन? ACTH, एड्रिनल कार्टियोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट आता है TSH। TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करती है, जैसे ये एड्रिनल को कंट्रोल करती है, ये थायराइड ग्रंथि। अब देखो, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है। तो थायराइड जब थायरॉक्सिन निकालेगी तो उसको बताएगा कौन? उसको यही बताएगा, इसलिए तो उसको मास्टर कहा है। तो ये सभी ग्रंथियों को भी एक्टिव करने का काम करती है, जिसमें थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये थायराइड हार्मोन है, तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलेगा, लेकिन ये गलत है। यही बच्चे गलती कर देते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जरूर है, लेकिन ये थायराइड ग्रंथि से नहीं निकलता, ये पिट्यूटरी से निकलता है। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्योंकि जहां कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन वहीं से बहुत सारे पूछे जाते हैं और फिर हमें दिक्कत हो जाती है। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है और थायरॉक्सिन थायराइड से निकलता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका पीएच, है ना, पीएच हार्मोन। पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब होता है प्रोलैक्टिन। क्या होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये किसमें सहायक है? ये दुग्ध स्त्रावण में सहायक है ना, प्रसव में सहायक है। प्रसव समझते हो ना, प्रसव या प्रसूति के समय इसका रिलीजन होता है और फिर उसके बाद जो माता है वो दुग्ध का स्त्रावण करती है ना, तो उसमें सहायक होता है प्रोलैक्टिन। अभी मैं आगे बताऊंगा कि ऑक्सीटोसिन भी क्यों सहायक है। देखो, एक चीज और याद रखो, हमें क्या करते हैं कि जब हम किसी भी चीज को कहीं पढ़ लेते हैं पुस्तक में, ठीक है, हमने पढ़ लिया इसका ये है, लेकिन जब टीचर या कहीं दूसरी बुक में उसी चीज का हमें कोई दूसरा हार्मोन मिल जाता है, या कोई भी टॉपिक में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, है ना, जैसे हमने एक चीज पढ़ ली और उसी का हमें अगर कोई दूसरा आंसर मिलता है तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हम कहते हैं अरे हमने ये तो वहां ये पढ़ा था, यहाँ ये बता रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, तो संभावना होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी बुक में एक डाटा दिया है, तो अगर वो दिया है तो उसके पीछे रीजन है। यहाँ कुछ दिया है, वहां कुछ दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है वो सही है, वो गलत ये सही। इसका मतलब ये है कि दोनों सही हैं, लेकिन दोनों में अपनी अपनी जगह कोई मतलब होता है। ठीक है, दोनों में अपनी अपनी जगह कोई मतलब होता है, कहीं ना कहीं छोटा सा बारीक सत्य उसमें छिपा होता है। ठीक है, तो देखो,
ऑक्सीटोसिन भी सहायक होता है दुग्ध स्त्रावण में, है ना, जो कि आप जानते हैं, है ना, गाय वगैरह को लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रोलैक्टिन भी सहायक होता है, प्रोलैक्टिन भी सहायक होता है और वो भी सहायक होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दुग्ध स्त्रावण और प्रसव के समय सहायक। नेक्स्ट है एसटीएच। एसटीएच वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। एसटीएच, एसटीएच का फुल फॉर्म क्या है? सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। लिखें सोमेटोट्रोफिक, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। अब इसी का एक और अन्य नाम है जिसे ब्रैकेट में लिख लें आप, इसी का एक और अन्य नाम है सोमेटोट्रोफिक हार्मोन का, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। इसी को क्या कहा जाता है? ग्रोथ हार्मोन। इसी को क्या कहा जाता है? ग्रोथ हार्मोन। इसी का एक और नाम है वृद्धि हार्मोन। इसी का एक और नाम है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, स्टिमुलेटिंग क्या सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। करता क्या है? सीधी सी बात है, ग्रोथ हार्मोन है तो वृद्धि करेगा। वृद्धि करेगा किसकी? अंगों की। आपके शरीर में जितने भी अंग हैं, आपके शरीर में जितने भी अंग हैं, लंबाई, चौड़ाई, हाथ, पैर, सिर, आंखें, पेट, थोरैक्स, एब्डोमेन, जितने भी शरीर के भाग हैं, ये सभी किसी न किसी व्यक्ति के बड़े होते हैं, किसी न किसी व्यक्ति के छोटे होते हैं। तो जिस व्यक्ति में ज्यादा एसटीएच निकलता है वो ज्यादा लंबा हो जाता है, हाथ पैर चौड़े, सिर बड़ा, सब कुछ बड़ा हो जाता है। ठीक है, जिसे महाकायता रोग कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं? महाकायता रोग कहते हैं। महाबली हो गए हो तो महाकायता रोग हो गया है तुमको, है ना, तो महाकायता रोग कहते हैं उसे। बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आलम चिन्ना का नाम सुना होगा। आलम चिन्ना कुछ समय विश्व का सबसे लंबा व्यक्ति था, है ना, बहुत लंबाई थी उसकी, बस के ऊपर से सामान नीचे रख देता था। तो उसमें क्या रिलीज हुआ था? उसमें एसटीएच रिलीज हो गया था। ठीक है, एसटीएच। अभी आपने देखा होगा क्रिकेट में एक खिलाड़ी है जिसका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान देखा होगा, पाकिस्तान का, है ना, बहुत लंबा है, 7 फुट 1 इंच के आसपास उसकी हाइट, बहुत ऊपर से बॉल करता है। एक पहले रायन साइड वोटम हुआ करता था इंग्लैंड में। ठीक है, तो ऐसे बहुत बड़े, वेस्ट इंडीज में देखा होगा आपने, क्रिस गेल को देखा होगा, है ना, क्रिस गेल से भी बहुत लंबे लंबे चौड़े व्यक्ति रहते हैं वहां पर। तो इसका कारण क्या है कि उनके शरीर में एसटीएच ज्यादा बन रहा है ना, एसटीएच ज्यादा बन रहा है। आसपास आपके भी कोई अगर ऐसा व्यक्ति देखे जो ज्यादा लंबा हो, तो आप उससे क्या कहेंगे कि भाई तुम्हारे अंदर एसटीएच बन गया है ज्यादा। वो कहेगा क्या? ये अब तुम नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो ये चीजें रहती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब ये एसटीएच जो है अगर ये कम जाए, एसटीएच अगर क्या हो जाए? कम जाए, तो एसटीएच की कमी से भी व्यक्ति जो है वो छोटा होने लगता है, शरीर के अंगों का विकास कम होने लगता है। ठीक है, तो जब ज्यादा निकलता है तब भी समस्या है और कम निकलता है तब भी समस्या है। ज्यादा निकलेगा अंग बड़े हो जाएंगे, लंबाई बड़ी हो जाएगी। कम निकलेगा व्यक्ति बौना हो जाएगा, हाथ पैर छोटे छोटे, कुछ व्यक्ति इतने छोटे छोटे हाथ रहते हैं, है ना, तो उनमें क्या होता है? एसटीएच की कमी हो जाती है, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन की कमी हो जाती है, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है। तो जिसमें जितना निकलेगा उतना ही विकास आपके शरीर का होगा। तो एसटीएच हो गया। महाकायता रोग, देखो अधिकता से महाकायता रोग होता है और कमी से बौना रोग हो जाता है, अंग छोटे बड़े होते हैं। नेक्स्ट एमएसएच, है ना, एमएसएच। एमएसएच का फुल फॉर्म है मेलेनोसाइट हार्मोन, मेलेनोसाइट हार्मोन, मेलेनोसाइट हार्मोन। अभी मेलेनोसाइट से आप कुछ याद आ रहा होगा, मेलिन रंगक, है ना, मेलेनिन पिगमेंट। ये मेलेनिन पिगमेंट जो है आपकी त्वचा में रहता है ना, तो जब आपका ये हार्मोन ज्यादा निकलेगा मेलेनोसाइट, तो आप ज्यादा काले होंगे, और ये आपके शरीर में कम निकलेगा तो आप गोरे होंगे। ठीक है, तो जो लोग ज्यादा काले हैं उनमें मेलेनोसाइट हार्मोन ज्यादा निकलता है, और जो लोग गोरे हैं तो आप उन्हें ये कहकर चिढ़ा सकते हैं कि बेटा तुम्हारे अंदर मेलेनोसाइट हार्मोन बहुत कम है, तुम ज्यादा वो मत बताया करो गोरा होने का, है ना। तो गोरा अगर कोई व्यक्ति है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा है, उसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर मेलेनोसाइट हार्मोन बहुत कम बन रहा है, इसलिए तुम गोरे हो। ठीक है, और जिसमें अधिक बनता है वो व्यक्ति काला जरूर होता है, लेकिन उसमें ये ज्यादा बनता है, और जो काला होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट हार्मोन आता है एडीएच। क्या आता है? एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म लिखो, एंटी डाईयूरेटिक, एंटी डाईयूरेटिक, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन करता क्या है? सीधी सा मतलब है डायूरेटिक, यूरिया को कंट्रोल करता है। आपके शरीर में जो यूरिया बनता है
उस यूरिया को किडनी के द्वारा बाहर किया जाता है, जो कि हम किडनी में पढ़ चुके हैं। तो उस यूरिया में 95% वाटर होता है, 2% यूरिया होता है। तो उसकी जो मात्रा है, उसका जो रेशियो है, उसको बनाए रखने का काम कौन करता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन करता है ना। और ये आपके शरीर में यूरिया के साथ पानी को कंट्रोल करता है। ठीक है, जब कभी व्यक्ति है ना शराब वराब ज्यादा पीने लगता है तो कहते हैं उसकी किडनी खराब हो गई, गुर्दा खराब हो गया, और उसका जो किडनी है वो काम करना बंद कर देता है, नेफ्रॉन सही से काम नहीं करता, और फिर नेफ्रॉन जब सही से काम नहीं करता तो फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जिस कारण उसके शरीर में यूरेन और पानी का अनुपात डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी जो किडनी है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, और उसमें एडीएच भी कम निकलने लगता है। अंतिम हार्मोन है हमारा OH। अंतिम हमारा हार्मोन है OH इस ग्रंथि का। OH का मतलब होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। OH का मतलब होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से भी बनता है, लेकिन आजकल बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसे आर्टिफिशियल या कृत्रिम तरीके से भी संश्लेषित कर लिया है। करता क्या है? ये भी प्रसव के समय उत्पन्न होता है। ये हार्मोन भी प्रसव के समय उत्पन्न होता है, जब माता बच्चे अच्छे देती हैं, है ना, तो उसमें ये प्रसव के समय उत्पन्न होता है, चाहे गाय भैंस के बछड़े हों या फिर मानव के बच्चे हों, तो भी ये उत्पन्न होता है। और जैसे ही प्रसव होता है उसके बाद दुग्ध उत्पन्न होता है, तो दुग्ध उत्पन्न करने में भी ये सहायक होता है। तो प्रसव के समय उत्पन्न होता है और दुग्ध उत्पादन में सहायक होता है। ठीक है, और ये गर्भाशय को फैलाने में भी सहायता करता है, क्योंकि जब किसी भी माता में प्रसव होगा तो उसके गर्भ में बच्चा होगा, तो गर्भ में बच्चा होने के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए रहेगा, तो गर्भाशय को फैलाने का काम किया जाता है किससे? ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन से, है ना। कभी भी आपने देखा होगा कि जब बच्चा होना होता है तो हम हॉस्पिटल ले जाते हैं माता को, तो फिर वहां क्या किया जाता है कि हम कहते हैं कि ये इनका बच्चा होना है, तो फिर वो आपका इलाज करते हैं, ऑपरेशन वगैरह करते हैं, तो वो कुछ नहीं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं क्योंकि कुछ व्यक्तियों के अंदर क्या है, ऑक्सीटोसिन कम बन पाता है, फिर ऑपरेशन वगैरह करने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन नहीं बनता बॉडी में और गर्भाशय में फैलाव नहीं आ पाता, इस कारण से ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन अलग से लगा दिया जाता है तो ऑक्सीटोसिन ज्यादा मात्रा में बन जाता है, फैलाव हो जाता है और आसानी से डिलीवरी हो जाती है। लेकिन कुछ हॉस्पिटलों में मैंने देखा है कि क्या करते हैं, वो पैसा लूटने के लिए आप पहुंचे कि डिलीवरी कराना है, और वो समझ गए कि पैसा कैसे ऐंठा जाए, तो पैसा ऐंठने के चक्कर में वो एक ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे गर्भाशय फैलने की जगह गर्भाशय और सिकुड़ जाता है। गर्भाशय और क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। अभी उस दवा का मुझे एग्जैक्ट थोड़ा सा मैं नाम उसको भूल रहा हूं, है ना, अभी मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा वो नाम। एर्गोट से शायद वो प्राप्त होता है, स्ट्रेप्टो के ऐसा कुछ नाम है, अभी थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं उसको। तो वो इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तो वो इंजेक्शन लगाने से क्या होता है कि फैलाव की जगह संकुचन हो जाता है, और फिर डॉक्टर आपसे कहता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, और आपसे पैसे ले लिए जाते हैं, और फिर वो ऑक्सीटोसिन लगा देता है और स्थिति फिर से वही आ जाती है। देखो, ऑक्सीटोसिन से एक चीज याद रखना कि जो ऑक्सीटोसिन है, इसका मतलब ये है कि ये किसी भी जीवित सेल को आप जब लगाएंगे तो उसमें फैलाव आएगा। आपने देखा होगा कि पहले टमाटर छोटे आते थे, भट्टे छोटे आते थे, लौकी छोटी आती थी, लेकिन आजकल आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े आते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि सब्जी को अगर बड़ा करना है तो उसमें भी ऑक्सीटोसिन लगा दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन किसी भी चीज को फैलाता है, जीवित कोशिकाओं को फैलाता है, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल की हो। ऑक्सीटोसिन लगाया और देखा आपने कि एक छोटी सी लौकी थी वो इतनी बड़ी हो गई, छोटे से टमाटर थे वो इतने बड़े हो गए, तो फैल जाती हैं सेलें। ठीक, चलो, तो ये ग्रंथि हमारी कंप्लीट हुई। हेडिंग डालें सेकंड। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि में सबसे पहला पॉइंट लिखें कि इसे अबटू ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। व्यापम यही लिख के देता है, अबटू। तो अबटू जब लिख के देता है तो किसी ने थायराइड को कितना ही पढ़ा हो वो नहीं समझ पाता कि अबटू क्या है, वो समझता है कोई दूसरा है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन तो होगा नहीं। तो ये गलती आपको नहीं करना। ठीक है, इस ग्रंथि का नाम क्या है? अबटू ग्रंथि है। इस ग्रंथि का एक और नाम है एडम एप्पल। क्या नाम है? एडम एप्पल के नाम से भी इसको जाना जाता है। एडम एप्पल के नाम से भी इसे जानते हैं।
आकार कितना है, 3 से 7 सेंटीमीटर ये लंबी होती है, 3 से 7 सेंटीमीटर लंबी होती है। एडम एप्पल इसका नाम है, अबटू ग्रंथि इसका नाम है, और इसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। एक बार व्यापम में पूछा था कि मानव शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो 2 पालियों से मिलकर बनती है, 2 पालियों से मिलकर बनती है, मतलब एक पाल ऐसी ग्रंथि है तो बीच में से इस तरीके से 2 पालियों से मिलकर बनती है, 2 लोब या 2 हेमिस्फेयर या 2 भाग से मिलकर बनती है, तो उसका नाम है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि 2 भागों से मिलकर बनती है, 2 पालियों से मिलकर बनती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखें, थायरॉक्सिन रिलीज क्या करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग नहीं, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। लेकिन अगर इसमें डिस्टरबेंस हो जाए, तो जब थायरॉक्सिन की कमी होती है, थायरॉक्सिन की कमी होती है तो हमारे शरीर में ग्रंथि गलने लगती है। क्या होती है, गलने लगती है। तो थायरॉक्सिन की कमी से ये ग्रंथि गलने लगती है, नष्ट होने लगती है। इसी रोग को कहा जाता है हाशीमोटो। क्या कहा जाता है, हाशीमोटो रोग। ये क्वेश्चन कई बार आया कि हाशीमोटो रोग मानव के किस अंग में होता है और क्या है। तो थायराइड ग्रंथि का गलना, कुछ लोग क्या करते हैं, थायराइड ग्रंथि जैसे ही सुनते हैं ना, वो इसमें घेंघा रोग लगा देते हैं कि अरे घेंघा रोग तो थायराइड में ही होता है, लेकिन अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। यही मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। थायरॉक्सिन जब कमी होगा तब गल जाएगी आपकी ग्रंथि और हाशीमोटो हो जाएगा। लेकिन जब आयोडीन की कमी होगी आपकी ग्रंथि में 2 चीजें होती हैं। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन होता है और आयोडीन होता है, आयोडीन होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है और थायरॉक्सिन की कमी से हाशीमोटो रोग होता है। बात समझ में आई, मतलब इसका गलना। अब कभी कभी पूछ लेता है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। इसमें आपकी जो ग्रंथि है वो फूल जाती है, थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है, फूल जाती है ना। तो क्या हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है। लेकिन घेंघा ऑप्शन में नहीं देता तो बच्चे नहीं समझ पाते, क्योंकि घेंघा रोग को ग्वाइटर, क्या कहा जाता है, ग्वाइटर, ग्वाइटर रोग कहा जाता है। तो ग्वाइटर हो जाता है आपको। एक और रोग इसी से संबंधित है, जड़ मानवता। क्या नाम है, जड़ मानवता। जड़ मानवता भी इसी से संबंधित है, थायराइड में प्रॉब्लम आ जाती है। बस इसमें इतना ही है, इतना काफी है। नेक्स्ट ग्रंथि का नाम लिखें आप, पैराथायराइड। देखो थायराइड ग्रंथि अलग है, पैराथायराइड ग्रंथि अलग है, पैराथायराइड ग्रंथि अलग है। पैराथायराइड का नाम क्या है, पराअबटू। ये अबटू थी, ये पराअबटू है, पराअबटू ग्रंथि है। ठीक है, करती क्या है, ये हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को कंट्रोल करने का काम करती है। मतलब आपका पूरा स्केलेटन सिस्टम जो है, अभी हम आगे पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम, तो उस स्केलेटन सिस्टम को बैलेंस करने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस को कंट्रोल करती है। अधिकांश तौर पर कैल्शियम को बढ़ाती है, फास्फोरस की कमी करती है ना। अगर हमारे शरीर में देखो इसका ये रिलीज क्या करती है, इससे निकलता है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड ग्रंथि है, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है इससे। क्या निकलता है, पैराथायरॉक्सिन, या पैराथायराइड ही लिख लो, पैराथायराइड हार्मोन निकलता है इससे। पैराथायराइड हार्मोन अगर ज्यादा निकले तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कम निकले तो हड्डी भुरभुरी हो जाती हैं, हड्डियों में जकड़न होने लगती है और टिटनेस की समस्या हो जाती है, फिर टिटनेस वगैरह के इंजेक्शन लगते हैं। ठीक है, तो पैराथायराइड हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि से। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। चौथे नंबर हेडिंग डालो, चौथे नंबर की एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। अब एड्रिनल ग्रंथि में फर्स्ट पॉइंट लिखें कि इस ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि, आपातकालीन ग्रंथि, इमरजेंसी ग्लैंड, रीनल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसके 4 नाम है। अभी तक आपने एक ही नाम सुना होगा, एड्रिनल ग्लैंड। मैं एक एक ग्रंथि की आपको 3-3, 4-4 नाम बताऊंगा, है ना। इसे हम एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है ना, इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है, आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है, और आपकी रीनल ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। तो 4 नाम में से कोई सा भी आए, आपको एड्रिनल के ही कैरेक्टरों को फाइट करना। हाँ, एक और चीज, इसे 4S ग्रंथि भी कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट, इसे 4S ग्रंथि भी कहा जाता है, इसे 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। आप कहेंगे 4S मतलब
इसके 4 कार्य हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये 4 काम करती है और 4 काम करने के कारण ही इसे 4S ग्रंथि कहते हैं। 4S का कुछ मतलब ऐसा है कि ये इसके जो 4 कार्य हैं वो 4 कार्य S से ही शुरू होते हैं। यहां पर देख पा रहे हैं आप, S S S S, 4 S के इससे काम होते हैं, इसलिए इसे 4S ग्रंथि भी कहते हैं। ये शब्द आपके लिए नया होगा, है ना, और ये नया टॉपिक है, सॉरी नया पॉइंट है। तो पहले इसे किस नाम से जानते हैं, 4S ग्रंथि के नाम से जानते हैं। 4 अब इसके कार्य लिख लो, कार्य लिखो इसी में। दूसरा पॉइंट कार्य, पहला कार्य क्या है, सॉल्ट रिटेनिंग कंट्रोल। सॉल्ट रिटेनिंग, सॉल्ट रिटेनिंग का मतलब होता है, हिंदी में लिख लो अगर समझ में ना आए तो, सॉल्ट रिटेनिंग का मतलब होता है आपके शरीर में साल्ट की जो मात्रा है, नमक की जो मात्रा है, लवण की मात्रा है, उसको कंट्रोल करती है। लवण की मात्रा को घटाने का काम करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। दूसरा है सोर्स ऑफ एनर्जी, आपके शरीर में जो एनर्जी का सोर्स है, जो एनर्जी आपके शरीर में ट्रांसपोर्ट होती है, उसको कंट्रोल करने का काम करती है कि कितनी एनर्जी कहां तक पहुंचे। तीसरा है सेक्स हार्मोन को कंट्रोल करती है ना, लिंग हार्मोन जो है उनको भी कंट्रोल करती है। चौथा है सुपर मेटाबॉलिक रिएक्शनों को कंट्रोल करती है। सुपर मेटाबॉलिक का मतलब होता है उपापचयी क्रियाएं। अब मैंने आपको बताया था कि आपके शरीर में उपापचयी होता है, मेटाबॉलिक क्रियाएं होती रहती हैं, तो उनको भी ये कंट्रोल करने का काम करती है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखें, यह ग्रंथि एड्रिनल हार्मोन को रिलीज करती है। यह ग्रंथि एड्रिनल हार्मोन को रिलीज करती है। और इसी पॉइंट में आगे, और एड्रिनल हार्मोन को अब मैं इसके भी 4-5 नाम बताऊंगा आपको। इसे एड्रिनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन और 3F हार्मोन के नाम से जाना जाता है ना। आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, 3F हार्मोन, डरो लड़ो उड़ो हार्मोन। देखो बहुत सारे नाम हो रहे हैं यहां पे, एड्रिनल हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, 3F हार्मोन, डरो लड़ो उड़ो हार्मोन और फियर फाइट फ्लाई हार्मोन। फियर फाइट हार्मोन। कितने नाम हो गए? इतने नाम आज पहली बार आपने किसी भी चीज के सुने होंगे। तो मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको बहुत सारे नाम बताऊंगा। अब ऐसा क्यों है तो समझिए। एड्रिनल हार्मोन इसलिए क्योंकि एड्रिनल ग्रंथि है। आपातकालीन हार्मोन इसलिए क्योंकि जब विपरीत स्थिति हो जाती है तब ये रिलीज करती है और चीजों को कंट्रोल कर लेती है ना। इमरजेंसी हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इमरजेंसी ग्लैंड है तो इमरजेंसी हार्मोन है। ये 3F हार्मोन क्या है? 3F का मतलब होता है 3F और 3F का मतलब होता है फियर। एक F का मतलब फियर, दूसरे का फाइट और तीसरे का फ्लाई। फियर फाइट फ्लाई हार्मोन। फियर फाइट फ्लाइट हार्मोन। नहीं आया समझ में? समझो। डरो लड़ो उड़ो हार्मोन। डरना को हिंदी में क्या कहते हैं? फियर। लड़ना को हिंदी में क्या कहते हैं? फाइट। और उड़ना को हिंदी में क्या कहते हैं? फ्लाई। इसी कारण फियर फाइट फ्लाई हार्मोन भी इसे कहा जाता है, मतलब 3F हार्मोन। भैया ये करता क्या है? करता कुछ नहीं है, ये आपके शरीर में कैरेक्टरों को कंट्रोल करता है। जो आपके शरीर में आपके बॉडी के कैरेक्टर हैं, बॉडी के जो शेप एंड साइज हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। जब ये डिसबैलेंस हो जाता है, तो महिलाओं में पुरुषों के गुण और पुरुषों में महिलाओं के गुण दिखने लगते हैं। कैसे? जैसे महिलाओं की जो आवाज है वो बहुत भारी हो जाती है। देखा होगा आप लोगों ने, कुछ लड़कियां रहती हैं उनकी आवाज बहुत वजनदार रहती है ना, फिर वो एंकर वगैरह बनती हैं, है ना, काफी वजनदार, पुरुषों से भी वजनदार उनकी आवाज होती है ना। न्यूज वगैरह में आपने देखा होगा कुछ महिलाएं न्यूज में एंकरिंग करती हैं, वो बहुत ही वजनदार आवाज रहती है। जैसे क्या नाम है उनका, जो कपिल शर्मा के शो में बैठती हैं, अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे उनका, है ना। कपिल शर्मा के शो में जो पहले सिद्धू पाजी बैठते थे ना, उनकी जगह वो आई हैं, तो उनकी आवाज भी बहुत भारी है। तो कहीं ना कहीं उनका जो एड्रिनल हार्मोन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। कुछ पुरुषों को आपने देखा होगा, कुछ लड़के होते हैं उनकी आवाज बिल्कुल पतली होती है, लड़कियों जैसी, है ना। जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कोई लड़की आवाज दे रही हो, तो पतली आवाज हो जाती है। इसके अलावा कुछ लड़कियों में दाढ़ी मूंछ आ जाती है, आपने देखा होगा दाढ़ी मूंछ आ जाती है, या पैरों में हाथ पांव में बाल आ जाते हैं,
तो ये लड़कों के गुण हैं लेकिन लड़कियों में आ जाते हैं, है ना। लेकिन लड़कों में बाल होने चाहिए लेकिन कभी कभी उनमें नहीं होते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आवाज होना, बाल आना, ये सभी डिसबैलेंस होने लगता है। किसके कारण? एड्रिनल हार्मोन के कारण। ठीक है, महिला पुरुष के लक्षणों में विविधता आ जाती है। अगली ग्रंथि है हमारी पिनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पिनियल ग्लैंड। ये हमने पढ़ा था ब्रेन में। पिनियल ग्रंथि के अन्य नाम लिखें, इसे तीसरी आंख, थर्ड आई, तीसरी आंख और जैविक घड़ी। तीसरी आंख, जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथि को पिनियल ग्रंथि, तीसरी आंख, जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जाना जाता है। करती क्या है? मेलेटोनिन हार्मोन को रिलीज करती है। देखो ये क्या है? मेलेनोसाइट है, याद रखना, ये मेलेनोसाइट है पीयूष ग्रंथि में, और ये क्या है? मेलेटोनिन हार्मोन है। मेलेटोनिन हार्मोन है, ये क्या करता है? ये भी त्वचा के रंग को निर्धारित करता है और ये सोने जागने में सहायक होता है। सोने जागने में सहायक होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कभी आपको पेपर हो सुबह और सुबह उठना हो तो अगर अलार्म भी ना बजे तो भी आप उठ जाते हैं, है ना, नहीं तो रोज आप 8-9 बजे तक सोते रहते हैं। तो क्या है? जैविक घड़ी कहीं ना कहीं आपको नींद में ही प्रेरित करती है। और कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलेटोनिन। एक और हार्मोन है सेरोटोनिन। मेलेटोनिन, सेरोटोनिन हार्मोन। सेरोटोनिन हार्मोन बीपी को कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर जो है आपका, बीपी को कंट्रोल करता है, और जो सेल में सूचनाएं हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। बस इतना ही। आज का लास्ट थाइमस ग्लैंड। थाइमस, THYMUS, थाइमस ग्लैंड। देखो थायराइड अलग है, पैराथायराइड अलग है, और थाइमस ग्रंथि अलग है। थाइमस ग्रंथि पहली चीज कहां होती है? तो ये अलग है बिल्कुल, ये छाती को बीचों बीच होती है। यहां ये फेफड़े दिख रहे हैं आपके, फेफड़े के बीच में कौन सी हड्डी है? स्टर्नम। क्या है? स्टर्नम। ये बीच से स्टर्नम गया है, तो इसी स्टर्नम के आसपास छाती के नीचे ये स्थित होती है। स्थिति हो गई। रंग इसका गुलाबी होता है, हल्के गुलाबी रंग की होती है, हल्के गुलाबी रंग की होती है। ठीक है। हार्मोन कौन सा निकलता है? थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। और यह हार्मोन करता क्या है? ये आपके शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी को बढ़ाता है, है ना। अगर ज्यादा रहेगा तो ये बढ़ाएगा इम्यूनिटी को, अगर ये कम हो जाएगा तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, है ना। जितने भी हार्मोन हैं, जितने भी ओवरऑल हार्मोन हैं, अगर ज्यादा निकलेंगे तो वो चीज ज्यादा होगी, और कम निकलेगा तो वो चीजें कम जाएंगी आपके शरीर में। ठीक है। लेकिन इस ग्रंथि की बहुत बड़ी विशेषता है। इस ग्रंथि से केवल और केवल एक ही क्वेश्चन बनता है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आप वेरी वेरी मोस्ट IMP करके लिखेंगे ब्लैक या रेड पेन से। ठीक है, नोट डाल के क्या लिखेंगे? लिखें, इसका थाइमोसिन हार्मोन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैं बताने जा रहा हूं वो है। होता क्या है पहले समझ लो। ये ग्रंथि बच्चों में नहीं होती, ये ग्रंथि बच्चों में नहीं होती, यह ग्रंथि वयस्कों में पूर्ण विकसित होती है। यह ग्रंथि वयस्कों में पूर्ण विकसित होती है, और यह ग्रंथि वृद्धों में, मतलब बूढ़े लोगों में गायब हो जाती है। यह ग्रंथि बूढ़े लोगों में गायब हो जाती है, लेकिन सही आंसर है घुल जाती है। क्या हो जाती है? घुल जाती है। घुल जाती है तभी तो गायब हो जाती है। तो गायब भी आ सकता है, घुलना भी आ सकता है, या नहीं होना भी आ सकता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि वृद्धों में एकमात्र ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो नहीं होती, तो आप क्या लगाएंगे? थाइमस ग्लैंड। बूढ़ी अवस्था में कौन सी ग्रंथि गायब हो जाती है? थाइमस ग्रंथि। वृद्ध अवस्था में कौन सी ग्रंथि घुल जाती है? थाइमस ग्रंथि। बात क्लियर है? तो बच्चों में नहीं होती क्योंकि उस समय विकसित नहीं होती, इसी कारण बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है। आपने देखा होगा कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस है, इसके पहले जीका वायरस था, जीका वायरस, इसके पहले इबोला वायरस, निपा वायरस। तो जितने भी वायरस आते हैं या बीमारियां आती हैं वो दो ही व्यक्तियों को चपेट में लेती हैं, या तो बच्चों को या बूढ़ों को। कारण क्या है वो आज आपको पता चल गया इस क्लास में। ठीक है, क्यों? क्योंकि थाइमस ग्लैंड नहीं होती और आपके शरीर में उतनी अच्छे से इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा तंत्र नहीं बन पाता। बच्चों में होती नहीं है तो बच्चे भी बेचारे शिकार हो जाते हैं वायरसों से, बीमारियों से, और बूढ़ों में भी नहीं होती क्योंकि बूढ़ों में तो घुल गई है, गायब हो गई, तो वो भी शिकार हो जाते हैं। लेकिन वयस्कों में कुछ नहीं होता, वयस्क मजबूत होते हैं क्योंकि उसमें थाइमस ग्लैंड मौजूद रहती हैं। तो बच्चों में नहीं होती, वयस्कों में होती है, पूर्ण विकसित होती है, और वृद्धों में गायब हो जाती है या घुल जाती है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए होंगी। इस टॉपिक से इतना कुछ पढ़ने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा डाटा यहीं है। अब आप कोई सा भी यूट्यूब चैनल उठा के देख लें,
और इस डाटा को मिला लें, उस डाटा को मिला लें, इस डाटा को मिला लें। आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली, सारे क्वेश्चन अब आपसे बनेंगे। बस आपको एक बार इसका रिवीजन करना है, नोट्स बनाने हैं, दोबारा 21 दिन के अंदर रिवीजन कर लेना है ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। अगर फिर भी कुछ चीज क्लियर नहीं होती तो आप दोबारा से मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, है ना। तो आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।